हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अपना गोल यूपीएससी में। तो अभी हम लोग फ़िलहाल एनसीईआरटी को रीडिंग कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्लास 9th का ये बुक है, एनसीईआरटी है जो कि फ्रांसीसी क्रांति को आज हम देखेंगे। यह पहला चैप्टर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिक पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस शस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उन कैदियों की संख्या केवल 7 थी। ठीक ना, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पान रोटी की महंगाई कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का हिंसावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यह बास्तिल की किले का चित्र है। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा टॉपिक 18वीं शताब्दी यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका की 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रों का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। यहाँ पे लिब्रो शब्द का अर्थ होता है फ्रांस का उस टाइम का रुपया पैसा। अपने नियमित
जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बांटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। अब चित्र 2, यहाँ पे देखिए ये चित्र 2 दिया है, जिसमें कि प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में बड़े व्यावसायिक, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि और किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सभी जो है तृतीय स्टेट में आते हैं। स्टेट का समाज, ध्यान दें कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। चित्र 2 हमने देख लिया। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समानती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से समानती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी की घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइड, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो अब देखिए कुछ नए शब्द हैं। नए शब्द जैसे लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह। टाइड, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिया है। एक चित्र है, इसको आप समझ लीजिएगा, देख सकते हैं ये चित्र को। अब यहाँ पे जीने का संघर्ष, ठीक ना, जीने का संघर्ष यहाँ से टॉपिक शुरू है। दूसरा 1.1 टॉपिक। तो देखिए यहाँ का है फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में
मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अब कुछ नए शब्द हैं। नए शब्द: जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने की न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। दूसरा है अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है, अनाम है। अब नेक्स्ट देखिए आगे, ये कुछ दिया हुआ है, जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। खराब फसल, ये कुछ खाली बॉक्स है, इसको भरना है। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसी में से चुन चुन के उसमें भरना है, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.3 उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेज के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र व्यापारी और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेज में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियों जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापार प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी इन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत कुछ दिया है 2, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है।